आदाब। ये जो सेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। बाकी आप इन दोनों को जानते हैं, हमारे साथ जो हैं, और चूँकि वक्त कम है तो मैं सीधी सीधी बात पे आता हूँ। संवाद लेखन, मनोरंजन या दायित्व, ये हमारा टॉपिक है। आप जानते हैं कि संवाद लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो बुनियाद है किसी कहानी को खड़ा करने का। एक चीज़ होती है कहानी, जो हम पढ़ते हैं मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में। कहानी 3-4 पेज, 10-15 पेज में ख़त्म हो जाती है। अगर आप फिल्म मेकिंग या किसी ड्रामा मेकिंग को देखें तो वहाँ अमूमन एक पेज ट्रांसलेट होता है 1 मिनट में। एक पेज पे जो कहानी लिखी हुई है उसके लिए 1 मिनट का शूट होता है। तो अगर 10 पेज की कहानी है तो 10 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन होता नहीं, हम 2.5 घंटे की फिल्में बनाते हैं, हम 2 घंटे के एपिसोड्स बनाते हैं आजकल नेटफ्लिक्स पे जो आ रही है। तो इसका मतलब कि कहानी अपने आप में काफ़ी नहीं है। उस कहानी के तारों-पोत, उसका स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करना है कि वो आपके सामने इस ढंग से आए कि आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए। उस कहानी के ज़रिए जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, जो कुछ कहना चाह रहा है वो आप तक पहुँच जाए। तो होता क्या है कि उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत होती है जिसमें कि तमाम डिटेल्स होती है। कहानी कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, वक्त कौन सा है, मौसम कौन सा है, कितने बजे का है, कौन बोल रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है, आसपास में उसके क्या है, ये तमाम चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। अब स्क्रिप्ट राइटिंग की एक मिसाल, 2 मिसाल हम लेके इसको समझ सकते हैं। एक मिसाल तो महाभारत की है, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब की, जो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी शो में सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल रेटिंग रही है, इंगेजमेंट रही है, वो महाभारत की रही है। और एक आपने अभी आदि पुरुष भी देखी होगी, उसकी भी एक कहानी थी, उस पे जो कंट्रोवर्सी हुई। तो मैं अब इस बात पे आना चाहूँगा और ऐसे मैं गुजारिश करूँगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, जो संवाद लेखन है, संवाद लेखन लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम उस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, भैया बोल दो चैनल। हेलो सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, हाई स्कूल इंटर में, इसलिए बिना पर्ची लिए मैं किसी इम्तिहान में नहीं बैठता हूँ। तो यहाँ भी मैं पर्ची अपनी साथ में रखी हूँ कि मेरी आदत है, क्या करूँ। 2 ही इम्तिहान मैंने पास किए, एक हाई स्कूल का, एक इंटरमीडिएट का, और दोनों में मेरे पास पर्चियाँ होती थी, छोटी छोटी होती थी, अब बड़ी बड़ी रखने लगा। बहुत अच्छा सवाल आज हमारी इस गुफ्तगू का है कि डायलॉग और डायलॉग राइटर का दायित्व और मनोरंजन, मनोरंजन और दायित्व, इसका रिश्ता क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। तो पहला तो मेरा मानना ये है कि एज ए डायलॉग राइटर, फिल्म में कई स्टेजेस होती हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक तो कहानी होती है, कहानी बहुत छोटी हो सकती है, जैसा कि कहा अभी खालिद भाई ने कि बहुत छोटी होती है कहानी। अब मैं आपको एक अपनी फेवरेट कहानी सुनाता हूँ, आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी वो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। तो ये 6 लाइन की कहानी थी, आपने सुनी नहीं होगी शायद, पहली बार सुनाया था मैंने ये कहानी आप लोगों को। अब लेकिन ये इस कहानी पे अगर फिल्म बनानी हो तो कहाँ से बनाएं? क्या एक कौवा प्यासा था, अब इसको कैसे दिखाएं? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, कौवा क्या कह रहा होगा, कैसे, कहाँ, क्या, क्यों? तो ये बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग में पहला काम ये होता है कि आप सवाल पूछते हैं और फिर उन सवालों का आप जवाब देते हैं। क्वेश्चन पूछने से ही सारी यात्रा जो है इस फिल्म के साहित्य की, फिल्म के लेखन की शुरू होती है। तो अब भैया प्यासा था तो कौवा क्यों प्यासा था? कहीं पानी पी लेता, इतनी बरसात हो रही लखनऊ में, कहीं गोमती में जाके पानी पी लेता, गोमती में नहीं मिलता किसी कुएं में पी लेता, किसी कुएं में नहीं मिलता कहीं तालाब में, कौवे का क्या, नाली में पानी पी लेता, दिक्कत क्या थी? सवाल जैसे आपने पूछा तो आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा कि कौवा प्यासा क्यों था।
शायद एक जवाब मिले कि कौवा प्यासा इसलिए था कि राजस्थान में 7 सालों से पानी एक बूंद नहीं बरसा था, इसलिए कौवा प्यासा था। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में पानी नहीं था, कुएं इतने गहरे हो गए थे कि उनमें जा नहीं सकते, तो उनमें मिट्टी निकल रही थी। तो इमीडिएटली एक सिनेरियो आपके सामने आ गया। तो पहली चीज जो आप स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि लोकेशन कहाँ है। तो आप लिखेंगे लोकेशन राजस्थान आफ्टर 7 years ऑफ ड्राउट। ये पहली लाइन आप लिखेंगे, राजस्थान 7 साल के सूखे के बाद। अब अगला सवाल है कि घड़े में थोड़ा पानी था, जो घड़े में थोड़ा पानी जब कहीं पानी नहीं था तो क्यों मिल गया? हो सकता कौवा बेचारा यहां भटका हो, वहां भटका हो। और अगर आपने राजस्थान को देखा है उस सूरत में, जब अभी 10-1 बरस पहले वहां 7 साल का सूखा पड़ा था, तो जब गांव के आसपास आप जाते थे तो वहां इंसान नहीं मिलते थे, वहां जानवरों के ढांचे मिलते थे, हड्डियां मिलती थी, क्योंकि जानवर छोड़ के लोग चले गए थे। कहां जानवरों को साथ लेके जाते? कहीं घास तक नहीं थी। उन जानवरों में खून तक नहीं बचा था कि कौवा बेचारा खून पी के अपनी प्यास बुझा सकता, जैसे कि आज हमारे समाज में बहुत से लोग बुझाते हैं। कौवे के पास वो ऑप्शन भी नहीं था। अब शायद किसी घर में गया होगा जहां कोई नहीं रहता था, जहां का चूल्हा भी लात मार के फोड़ दिया गया होगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे थे। लेकिन शायद उस घर में कहीं छांव में नीचे दबे हुए घड़े में जरा सा 2-4 बूंद पानी था। तो इन सारे सवालों के जवाब पूछते पूछते आप पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब सवाल यह है कि कौवा था। तीसरी चीज आती है फिल्म स्क्रिप्ट की राइटिंग की, कि कौवा था तो वो डायलॉग बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हम कितनी कार्टून फिल्में देखते हैं, इसमें एक भी डायलॉग नहीं होता। और सिनेमा तो मीडियम डायलॉग का है ही नहीं। सिनेमा तो जब साइलेंट सिनेमा था तो बहुत अच्छा सिनेमा चार्ली चैपलिन बनाते थे, कैसी कैसी कमाल की फिल्में बनाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो ग्रेट डिक्टेटर हो, पूरी हिटलर की और वर्ल्ड वॉर की कहानी बना दी थी बिना एक संवाद बोले हुए। तो अच्छा सिनेमा तो वो होता है जो कम बोलता हो। ये तो हम हिंदुस्तानी हैं जिनको बहुत बकबक करने की आदत है, जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने बैठ के। विदेश का सिनेमा तो अक्सर बोलता ही नहीं है। पिछले साल जिस फिल्म को ऑस्कर मिला, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, पूरी पिक्चर में शायद 20 डायलॉग होंगे, बस खत्म। ये हम लोगों को है कि हर मिनट में 20 डायलॉग होने जरूरी होते हैं, कि हमें बिना समझाए बिना बताए कोई चीज समझ में नहीं आती, या हमने ऐसा मान लिया अपने बारे में। तो अब सवाल ये कि कौवा सिर्फ कांव कांव बोलेगा या कुछ बोलेगा। अब कौवा अगर बोलेगा तो वो प्रोज में बोलेगा कि पोएट्री में बोलेगा। तब यहां पे डायलॉग राइटर का रोल शुरू होता है। लेकिन जहां तक डायलॉग राइटर की जिम्मेदारी का सवाल है, दोस्तों, मेरा बिल्कुल फर्म ऐसा मानना है कि डायलॉग राइटर की जिम्मेदारी या दायित्व पहला है अपने चरित्र की तरफ, अपने पात्र की तरफ जिसके मुंह से वो डायलॉग निकलने वाला, क्योंकि वो पात्र का बोलना ही उस पात्र को फिल्म में बनाता है और उस पात्र के मुंह से डायलॉग निकलता है। इट्स अ वेरी म्यूचुअल इंटरेस्टिंग ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। जैसे किशमिश की और पानी की होती है ना, कि उसको मीठा कर देती, वैसे ही पहली जिम्मेदारी, पहला दायित्व अगर डायलॉग राइटर का है तो वो उस चरित्र के प्रति है जिसको उसको उजागर करना है। चरित्र कैसा भी बोले, अच्छा गंदा बुरा, उसको वैसा ही बोलना चाहिए। समाज के प्रति जिम्मेदारी तो है ही, वो तो मेरी खाने के टेबल पे भी जिम्मेदारी है कि जब रहीम के यहां बैठ के मैं खा रहा हूं तो आसपास न गिराऊं, और जब टॉयलेट जाऊं तो भी आसपास न गिराऊं, क्योंकि आगे भी कोई आने वाला है। सामाजिक जिम्मेदारी तो हर क्षण है मेरी, वो डायलॉग राइटर के तौर पे भी है। लेकिन डायलॉग राइटर के तौर पे मेरी पहली जिम्मेदारी है उस पात्र के प्रति, दूसरी जिम्मेदारी अपने माध्यम के प्रति, कि मैं इतना लंबा, मेरा पात्र बहुत लंबा बोलता है तो मैं इतना ही ना बोल दूं कि एक आदमी का डायलॉग ही खत्म नहीं हो रहा 3 घंटे तक। भाई अपने मीडियम के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने डायरेक्टर के प्रति भी जिम्मेदारी है, फिर मेरा डायलॉग मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए उसके प्रति जिम्मेदारी है। सामाजिक जिम्मेदारी तो है ही, हर समय है, हर क्षण है, वो डायलॉग राइटर की भी है कि वो अपने समाज के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे एक ब्रिज बनाए, कैसे एक पुल बनाए, सेतु बनाए, और अपनी बात और अपने चरित्र की बात और अपनी कहानी की बात उस तक पहुंचाए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपका और बोलना चाहूंगा। एक डायलॉग को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और यूपी में खास करके वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। ढोल गवार और शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कोई मौर्य साहब हैं यहाँ, मैं जानता नहीं हूँ बिल्कुल उनको, सुना पहले मंत्री थे, अब शायद नहीं है। उन्होंने इसको लेके बनाया। अरे भाई, तुलसीदास जब डायलॉग लिख रहे हैं तो पहले देखना चाहिए कि किसका डायलॉग है यार ये।
ये विलेन का डायलॉग। विलेन कौन है इस सिचुएशन में? समुद्र विलेन है, जिसने राम जैसे आदमी को, जो हीरो था, जो हीरोइक था, जो धीरोदात्त नायक था, उसको उसने रास्ता देने से मना कर दिया, जबकि ठीक काम से जा रहा था यार। वो एक राक्षस को मार के अपनी बीवी को वापस लाना था। उसने ठीक काम के लिए भी प्रार्थना के बाद जब रास्ता देने से मना कर दिया, तब राम ने धनुष खींचा कि अब मैं तुझे सुखा दूंगा। तब वो विलन का नहीं नहीं भैया हमको मत मारो, हम तो हैं ही घटिया आदमी, और हमारे जैसे आदमी में तो शूद्र गंवार और पशु नारी, हमको तो जब तक जूता नहीं मारोगे हम जगेंगे ही नहीं। ये तो विलेन बोल रहा है हारने के बाद, जमीन पे गिरने के बाद। ये तो गब्बर सिंह बोल रहा है जब वो लेटा हुआ और सामने जूता आ रहा है। तो विलेन अगर खराब बात नहीं बोलेगा तो कौन हीरो बोलेगा खराब बात? इसलिए मेरी पहली जिम्मेदारी अपने पात्र के प्रति है, बाकी किसी के प्रति नहीं है। और खास करके दूसरी बात यह देखनी चाहिए मौर्य साहब जो भी हैं उनको, ये कि किस जमाने में लिखी गई थी। आज के जमाने में शायद उसको बोलना हम गलत कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमें हमारा संविधान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी अगर किताब आप पढ़ें, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, तो उसमें भी आपको महार भी मिलेगा, चमार भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिकल यूज ऑफ दीज वर्ड्स हैज टू बी केप्ट अलाइव, वरना हम लोग एक चिकनी चुकड़ी बात कर देंगे। वही सज्जन अगर मुझे बता दें कि वो कास्ट सेंसस में बिलीव करते हैं कि नहीं, जिसके बारे में अभी कम से कम रूलिंग पार्टी ने कुछ नहीं बोला है, बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अगर कास्ट सेंसर होगा तो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, ये मेरा सवाल है। सॉरी सर, लंबा बोल गया। आपने वो बुनियाद खड़ी की है जिस पे हम आगे की गुफ्तगू कर सकते हैं। और जैसी बात हो रही है कि जब मेरे जहन में, दिमाग में कोई आइडिया है और मैं उसको मासेस के कंजम्पशन के लिए पेश करना चाहता हूँ, तो मैं एक स्ट्रक्चर खड़ा करूँगा। अब वो जो स्ट्रक्चर खड़ा होगा उसमें आप तो बाद में फिल्म या एपिसोड देखेंगे, मेरे जहन के पट्टी पे तो पहले चलती है। मैं उन तमाम चीज़ों को विजुलाइज करके चलता हूँ, और उस विजुलाइजेशन में सबसे अहम चीज़ है जिसकी तरफ अतुल भाई ने भी इशारा किया, रियलिज्म। रियलिज्म कि आप कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किस दौर में बोल रहा है। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि डायलॉग राइटर का सामाजिक सरोकार क्या है? वो जिस समाज में है, जब वो कुछ लिख रहा है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो सामाजिक सरोकार एक्सप्रेस कैसे होता है? दिव्य सर, ये मुश्किल सवाल हो गया मेरे लिए। मैं भी यूपी बोर्ड का ही हूँ, ये मान के आप पूछे। और सर तो पर्ची लेके जाते थे और मैं तो पड़ोसी के भरोसे जाता था कि जो पर्ची लाया होगा। तो मैं इससे पहले सर, इस सवाल से पहले ना एक बात, बड़ा जब सर कौवे वाला बता रहे थे, मेरे मन में एक बात आई मैंने बहुत पहले कि स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट, चूँकि यहाँ बहुत युवा लोग भी हैं और कई लोग, मैं जब भी मिलता हूँ तो लोग कहते हैं हमें भी स्क्रिप्ट लिखनी है, बहुत लोग बोलते हैं फिल्म की कहानी लिखनी है। एक चीज़ जो मोटा मोटा मुझे समझ में आई है अभी तक, वो ये आई है कि स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट क्या है। जैसे आप जब किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं, छोटे को, और वो पूछता है फिर क्या हुआ, तो वो फिर क्या हुआ का जवाब है स्क्रिप्ट। आप बस जो फिर क्या हुआ बताते हैं, उसको बस बताते जाइए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। स्क्रिप्ट में वो बस स्क्रिप्ट, इसको मोटे मोटे टर्म में इतना ही इस तरीके से समझा जा सकता है इस पूरे स्ट्रक्चर को। बाकी जो दायित्व की बात है, ये बड़ा लोडेड है, क्योंकि देखिए आप इसको केवल राइटर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा जा सकता। एक तो जो डायलॉग राइटर होता है वो सबसे बाद में हायर किया जाता है, और हिंदुस्तान में ही ऐसा है कि डायलॉग राइटर अलग से आते हैं जो पंच डालते हैं, जो एकदम से कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये सब बाद में होता है। ये जो उसमें अब जब ये होता है, जब वो लिख रहा होता है, तो उसमें कई सारे फिल्टर हैं। पहले जैसे राही साहब का ही एक उन्होंने बात बोली थी बहुत पहले, और जो अभी तक सच है और ज़्यादा सच होती जा रही है, वो ये है कि मुंबई में कहानी नहीं, हीरो की हाँ बिकती है। तो जब आप डायलॉग लिखते हैं तो आपको ऑडियंस तो अभी बाद में है, पहले आपको एक प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर और जो हीरो, जो एक्टर जिसको बोलना है, उसको कन्विंस करना है। वो यार नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। अब आप कितना भी अच्छा लिख के ले जाइए और वहाँ पे बोलेंगे नहीं नहीं, इस पर ताली नहीं बजेगी, तो पहली लड़ाई आपको वहाँ जीतनी है। और इसको जो दायित्व, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दायित्व बड़ी दूर की चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको जो पैसा मिल रहा है या आपने जिस चीज़ के लिए साइन अप किया है, वहाँ पे पहले वो हीरो की हाँ हो, फिर डायरेक्टर हो, फिर सब लोग बैठे हैं, फिर प्रोड्यूसर तो खैर मतलब कई बार नहीं भी इन्वॉल्व होते हैं या होते भी हैं। मेनली अगर आप बड़ी फिल्म लिख रहे हैं तो वहाँ पे
पहली जिम्मेदारी आपकी वहां पे आ गई, वो अपने हिसाब से उस पिक्चर को देख रहे हैं कि जब मैं स्क्रीन पे दिखूंगा या जो एक्टर दिखेंगे तो कैसा लगेगा ऑडियंस को। अब ये सवाल बड़ा इटर्नल है कि दायित्व, तो एक मैंने कमलेश्वर साहब ने बड़ी फिल्में लिखी, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना और मुझे बड़ी शांति मिली। तो उनसे पूछा गया कि आप ऐसी फिल्में लिखते हैं, इतना कुछ आपको करना पड़ता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो उन्होंने कहा भाई लगभग 75-80 सीन होते हैं फिल्म में, मैं अगर पूरी फिल्म में 5 सीन अपने मन के लिख लेता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं सफल रहा, है ना। ये चूंकि दायित्व ना बहुत बाद में उसका पार्ट आता है उसमें, लेकिन बाद में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बहुत कोशिश कर लूँ, और चूंकि मुझे लिखना भी अभी नया नया मैंने शुरू किया, इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शायद आदि पुरुष जैसा ना लिख पाऊँ जैसा उसमें हुआ, क्योंकि एक वो मेरी नेचुरल एक फिल्टर है हमारा कि हम कोई भी चीज़ वैसी लिखें जो मैं शायद परिवार के साथ देख पाऊँ। मतलब एक पर्सनल वैल्यू भी होती है जो मेरे लिए, जो मैं कई बार काम करता हूँ, कई बार हो सकता है। और सर की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। जैसे उसमें बड़ा एक क्लासिक एग्जाम्पल दो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हम लोग बाहर भी बात कर रहे थे कि अब आप डाकुओं पे फिल्म बनाए हैं, और डाकू तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बड़ा उनकी एक रफ दुनिया है, उनकी एक रफ भाषा है। हमने एक फिल्म देखी पान सिंह तोमर, और पान सिंह तोमर में एक भी गाली नहीं थी। एक गली बॉय हमने फिल्म देखी, वो धारावी के स्लम की रफ दुनिया की रफ बच्चों की कहानी है, जिनकी जो शायद घर में उनके गाली गलौच होती होगी, लेकिन पूरी फिल्म में एक भी गाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको देखें तो राइटर ने जो उसमें विजय मौर्य या जोया या सब लोगों ने जो मिलके क्रिएट किया, एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड भी क्रिएट किया जो रियल दिखता है लेकिन रियल नहीं है। हमारे पास वो भी डायलॉग में मौका है कि हम जिम्मेदारी लें। जैसे जोया अख्तर ने जब उसका इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि गली बॉय जैसी फिल्म है, एक अंडरडॉग की कहानी है, हम सब अपनी ज़िंदगी में उसी गली बॉय वाली स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। हम सारे लोग, अगर आप डीप डाउन देखिए, हम सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग इस दुनिया में अपनी जगह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी क्या जगह है इस दुनिया में, हम हैं कौन, हम क्या करना है। और गली बॉय में जो मुराद है वो भी वही लड़ाई लड़ रहा है। और उस दुनिया में उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम ये कहानी दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख के सीखें, तो उन्होंने गाली नहीं डाली। लेकिन अगर रियलिज्म में जाते तो गली बॉय अलग तरीके की कहानी होती, फिर आप बच्चों के साथ नहीं देख पाते। तो आपने एक बड़ी कॉल ली कि मेरे को ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, बच्चों को वंश करना है, तो हम रियलिज्म नहीं दिखाएं। पान सिंह तोमर का खराब फिल्म, मतलब मुझे लगता है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी, इतना अच्छा इरफान का सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा। और चौहान साहब, अब संजय जी अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे हमारे बीच में, तो संजय चौहान साहब ने क्या उसमें मतलब आप देखिए कितना डायलॉग पावरफुल होता है और कितना सटायर होता है ना कि बीहड़ बागी मिलते हैं बीहड़ में और डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। ये कितनी बड़ी बात है ये। और वो उन्होंने, जैसे वो कमलेश्वर की बात भी मैं याद करता हूँ, तो मुझे लगता है जिम्मेदारी है। और अगर हम उस पूरे 75-80 सीन में, क्योंकि एक पॉपुलर मीडियम है ना, एक बिजनेस है ना पूरा, उसमें अगर हम अपनी जिम्मेदारी से 5-6 चीज़ें 7 चीज़ें कोशिश हमें करनी चाहिए हम 100 कर पाएँ, लेकिन कहीं बीच में हमें वो मांडवाली करनी पड़ती है, जो मुंबई का टर्म है, कि हम कितने में पटा लें हीरो को भी, डायरेक्टर को भी, जिससे हमारा पेमेंट भी आ जाए। वरना सन मैंने तो कितनी चीज़ें लिखी हैं, आखिरी पेमेंट तो नहीं आता है हम ये मान के ही चलते हैं कि ना आए। तो एक राइटर उससे भी जूझ रहा होता है ना। और उसमें ये भी है, बात खराब भी ना करें, क्योंकि क्या पता कोई चीज़ हिट हो जाए तो अगली बार आप पैसा भी बढ़ जाएगा। तो जैसे मैं, चूँकि सर मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, अब शायद यूपी बोर्ड में हम लोग जब निबंध लिखते थे तो वो 7 नंबर के लिए बड़ी मेहनत कर देते थे, कई बार ना 10-15 पेज भर देते थे तो कि जो सारी बात है ना कि हम उससे बीच में से एक ना तलवार की धार से निकल के जाएं और जिम्मेदारी निभा भी लें, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पा रहे 10 में से 10, तो हम 10 में 7 लिख के भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमने वो बात पहुंचा दी, और एक आप अच्छी बात पहुंचाएंगे तो वो चिपकती है लोगों को, वो लोग लेके जाते हैं अपने साथ में। एक भी अच्छी बात होती है, जैसे बाकी बातचीत आगे करेंगे तो मैं एक आध डायलॉग रेफरेंस के लिए भी लेके आया हूँ राई साहब के, जो बड़े चलते फिरते भी हैं और येट उसमें एक बात भी है। नहीं, बिल्कुल, बल्कि हर क्रिएटिव प्रोसेस जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, तो उसकी बुनियाद होती है इंसाइट पे। वो एक ऐसी चीज़ जो आप इंसानी नफ्सियात या ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बुनियादी रियलिटी है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप बहुत बार जो है अपने एज से ट्रांसेंड कर जाते हैं। कितने आदमी थे, हो सकता है गब्बर सिंह को लोग ना याद करें, खामोश शत्रुघ्न सिन्हा के जाने के बाद भी चलेगा, शेखू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पलट। तो ये जो इंसाइट है ये किस हद तक ज़रूरी है किसी राइटर के लिए, और उसको जब इंसाइट है तो क्या एक शर्त है वो
अच्छे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग चैट जीपीटी से भी हो सकता है? अतुल भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। चैट जीपीटी से तो नहीं ही हो सकता और ना होना चाहिए। वैसे अभी ये लड़ाई चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत दिनों तक, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूँगा। जो आपने एक बड़ा फेमस डायलॉग शोले हिंदी की फिल्मों में मुग़ल आज़म के बाद, मुग़ल आज़म एक ऐसी फिल्म हुई थी जिसके कि डायलॉग्स जो थे वो लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत के हिस्से बन गए थे। और उसके बाद में शोले एक ऐसी फिल्म आई जिसके रिकॉर्ड भी बिके हिंदी में और वो बातचीत का हिस्सा बन गई, और अभी तक इतने एड्स और इतनी चीज़ें उसके ऊपर बेस्ड आती हैं। वहाँ भी ये आपने जिसकी बात की कि एक ये जो इंटरनल इंट्यूशन जो एक राइटर का होता है, अब ये जिस जिक्र आपने जो पहला बोला कितने आदमी थे, ये मेरी एक बार जावेद साहब से बात हो रही थी और मैंने उसे पूछा कि जावेद साहब ये कितने आदमी थे सीन, ये आपने कॉन्शियसली लिखा या एक इंट्यूशन से और सब कॉन्शियस से बन गया? कहने लगे क्या मतलब, पूरी पिक्चर कॉन्शियसली लिखी तो एक क्यों नहीं लिखूंगा? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने शायद सवाल ठीक से आपसे नहीं पूछा। ये शायद वर्ल्ड सिनेमा का ऐसा अकेला डायलॉग है जो पूरा सीन नंबर्स पे आधारित है। ओपेनहाइमर मैंने नहीं देखी, हो सकता वहां भी कोई सीन नंबर्स पे आधारित है, कोई फिजिक्स की फिल्म है, लेकिन ये सीन कहां से शुरू होता है? कितने आदमी थे, कितने मतलब इट हैज टू बी क्वांटिफाइड इन नंबर्स। 100, 200, 6, 1 भी नहीं, इट हैज टू बी नंबर्स, 0। कितने आदमी थे? 2। वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कितना इनाम रखे हम पे, कितना, फिर क्वांटिफाई इन द नंबर्स। 50,000, पूरे 50,000, क्योंकि 50 कोस दूर तक जब आदमी बच्चा नहीं सोता तो कहते हैं सो जा, नंबर्स अगेन। फिर अगला डायलॉग क्या था, अगर किसी को याद है यहाँ पे? तो इसमें कितनी गोली है जी? 3 गोली, 6 गोली और 3 जिंदगी, बहुत नाइंसाफी। ठाक ठाक ठाक, अब इसमें 3 गोली है, यहाँ 3 जिंदगी है। देख, एवरी लाइन इज एन न्यूमरल, एवरी लाइन में एक संख्या आ रही है, और ये कॉन्शियसली नहीं लिखा गया है, कहीं सब कॉन्शियसली लिखा गया है। ऐसा नहीं था यार अगला सीन जो है नंबर्स पे लिखते हैं, 1, 2, 3, वो कॉन्शियसली लिखा हुआ गाना है। 4, 5, 6, 7 वो भी जावेद साहब का लिखा हुआ, वो कॉन्शियसली लिखा हुआ। लेकिन ये वाला सीन जो है कि कहीं एक सब कॉन्शियस से आता है, अपने आप बनता चला गया। और उसके बाद भी उन्होंने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया था कि ये सीन तो मैंने पूरा न्यूमरल्स में लिखा है, वर्ड्स में नहीं लिखा है। चाहे तो वर्ड्स और भी कम कर सकते हैं उसके। तो ये दोनों इंट्यूशन भी होता है और एक कॉन्शियस जिम्मेदारी भी आपकी होती है अपने कैरेक्टर्स के प्रति, अपनी कहानी के प्रति, कि आप उसको किस तरह से निभा रहे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज़्यादातर आर्ट जो है सर, मुझे ऐसे ही लगता है कि इट्स अ ब्रेन हार्ट कॉम्बिनेशन, जहाँ कई चीज़ें दिल से आती हैं, सबकॉन्शियस से आती हैं, और कई चीज़ें कॉन्शियसली आती हैं कि आपको ये करना है। उनको कॉन्शियसली पता है कि कहाँ जाना है। आखिरी डायलॉग भी न्यूमरल्स में, कब है होली, होली कब है? कुछ तो जवाब दोगे 27, 28, पहली, दूसरी, तीसरी, वो भी न्यूमरल्स में ही आने वाला है। तो वहां तक ले जाना है आपको सीन, ये तो पता है, क्योंकि कट आपको होली पे करना है, इतना तो कॉन्शियसली पता है आपको। लेकिन बाकी चीजें हैं वो जितना उसका निगोशिएशन है वो कहीं सब कॉन्शियस आपका करवाता है और आपको आगे तक ले जाता है। ये गुफ्तगू एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंची है। और अगर आप हमारी फिल्में या हमारे सीरियल्स को देखें तो उसमें एक दौर दरमियान स्टैग्नेशन का बहुत ज़बरदस्त आया है। 700-500 एपिसोड्स हो गए, लेकिन कहानी आगे बढ़ती नहीं है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मारना पड़ता है, जिंदा करना पड़ता है। फिर एक दौर ऐसा आता है, अब 10-15 साल पहले, जब आप देखते हैं कि कहानियाँ बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों, देहातों, बॉम्बे से निकलकर यूपी, बिहार के गाँव और ऐसे मोहल्लों में पहुँच रही हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें अब कहानियों में आने लगी जो शायद हम कभी गौर नहीं करते। बधाई हो, बाला, मैं 2 फिल्मों के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एक आदमी जो मिडिल एज में एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद चीज़ें कैसे होती हैं, या एक आदमी जिसके बाल सारे गिर गए, उसका समाजी सरोकार कैसा है। तो ये जो राइटर है, वो राइटर उसके लिए
खुद का अपना एक्सपोजर किस हद तक ज़रूरी है, उसकी खुद की मैच्योरिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इस हवाले से एक अच्छा राइटर अगर किसी को बनना इस ऑडियंस में, तो उसने क्या करना चाहिए, ये सवाल आपसे है। सर इसमें एक तो जो चीज़ है, कई बार हम लोग जब मैं मार्केटिंग में पढ़ रहा था, मैं चूँकि थोड़ा सा पीछे ले जाके इसको, तो हम लोग क्या जो मार्केटिंग पढ़ाते थे, ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, हम लोग क्या होता है जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपको बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते हैं, और एमबीए कॉलेज इस देश में लगभग सारे बड़े से बड़े, वो आपको पहले ही ये भ्रम पैदा कर देते हैं आपके मन में कि आप ही जो 100 लोग हैं इस धरती को बदलने वाले हैं, आपके अलावा कोई नहीं बदलेगा इस धरती को, आप ही हुज हू हैं। और हर जगह ऐसे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करवाया जाता है। उसमें उन्होंने एक बड़ा चीज़ सही पूछी, तो उन्होंने पूछा कि भाई मान लीजिए आपको किसी सिगरेट का ब्रांड मैनेजर बना दें हम लोगों से, तो कितने लोग बनना चाहते, तो हर कोई सोचता था अरे तो एफएमसीजी है ये है। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे, एक लड़के को खड़ा किया कि सर मैं क्या करूँगा, पहले सिगरेट पी के उसमें क्या क्या फील होता है, जो जो महसूस होता है मैं जानूंगा और फिर मैं इस पे करूँगा। उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और ये जवाब बिल्कुल सही दिया उसने, एक तरीके से जो ऑन पेपर बहुत सही लगता है। लेकिन चूंकि मार्केटिंग वाले जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने मेरे ही कॉलेज से एमबीए कर रखा था, तो थोड़ा तेज थे वो, तो उन्होंने फिर दूसरे लड़के को खड़ा किया, कहते ठीक है चलो ये तो सिगरेट हो गया, अगर मान लो तुम्हें सैनिटरी पैड का मैं ब्रांड मैनेजर बना दूं, तब तुम कैसे एक्सपीरियंस करोगे इसको। और उस दिन बड़ा क्लासिकल हम लोगों ने एक चीज़ सीखी, और यही बात शेखर एक जीवनी किताब में भी उन्होंने कोट की है, सब नोट्स में किया है, कि जो आर्टिस्ट होते हैं जो वो महसूस करते हैं जो दूसरा आदमी उसकी पर काया प्रवेश जिसको कहते हैं वो कर लेता है। शैली की एक लाइन उन्होंने कोट की है वहाँ पे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो अनुभव से गुजरा हो, जैसे ज़रूरी नहीं है कि जिसने बाला लिखी हो उनके बाल ना हो, है ना, या जिनके बधाई दो जिन्होंने लिखी होगी उनके घर में कोई ऐसा हो, लेकिन जब दूसरे के उसमें घुसे आप तो पूरी तरीके से जान जाएं जैसे। और वो कैसे पता चलता है, यहाँ फैजल भाई बैठे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी को भी हाथ रख के पूछूं कि प्रहलाद चा को अगर मैं इस सिचुएशन में रखूं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इतने पॉपुलर ये कैरेक्टर हुआ है इनका, है ना। वो जब मैं किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहा होता हूँ तो यहाँ अब वो इतना करीबी मेरे हो जाता है जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। जैसे मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता है, वो पनीर नहीं खाता है, वो चिकन खाता है, उसको समंदर पसंद है कि पहाड़ पसंद है। जब कैरेक्टर इतने रियल हो जाते हैं तो डायलॉग फिर हमें एफर्ट नहीं करने पड़ते, तब हम आराम से पहुंच जाते हैं कि कितने आदमी थे और होली कब है पे, क्योंकि वो गब्बर हाइपोथेटिकल नहीं है, वो पेपर पे वो रियल दिख रहा है। वो भूत की तरह यहाँ खड़े हो जाते हैं सब यहाँ पे आके चारों तरफ आपके, और वो आपको बताने लगते हैं कि अरे ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, मेरा गला मत दबाओ, मैं ऐसे कई। और इसीलिए देखिए खराब राइटिंग तुरंत आप पहचान भी जाते हैं, क्योंकि एकदम से क्या होगा ना, कैरेक्टर क्या अरे फिल्म खत्म होने वाली है, एकदम से सब लोग उपदेश देने लगेंगे कि अरे रे ये है एकदम से। जैसे भागमा बड़ी अच्छी फिल्म है ना। अब मेरी मम्मी जब देखती है मेरे को रोना आ जाता है कि अब वो फिर बोलेंगे कि बेटा हमें ऐसे निकाल तो नहीं दोगे है ना। हर घर में नहीं होता है भाई ऐसा सारे लड़के इतने खराब नहीं है इस धरती के। और वो एंड में भाई मैं तो उस दिन से ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा लेखक है जो हिंदी में लिख के 10 लाख रॉयल्टी पा जाए। मैं तो भागमा से मेरे पे इतना खराब इम्पैक्ट नहीं हुआ किताब लिखने के बाद तब से ढूंढ रहा हूँ कि कौन है। लेकिन शायद उस सिचुएशन में जब रखेंगे वो वैसे ही बोले, और कई बार वो आउट ऑफ प्लेस। तो आप वो जो परकाया प्रवेश है, अल्टीमेट जो सर ने बोला इंसाइट या अलग फॉर्म में, वो कैरेक्टर बिल्कुल आपके अंदर घुस के बोलने लगता है। जैसे इसीलिए यहीं लखनऊ में मनोज श्याम जोशी साहब जब लिखवाते थे, कई लोग बोल के लिखवाते थे, तो वो जब पूरी स्क्रिप्ट लिख लेते थे वो पूरा, तो वो एक कैरेक्टर को पकड़ते थे और बोलते केवल इसके डायलॉग बोलो, ताकि वो सुर मैच करता रहे। क्योंकि कई बार राइटर सुपर इम्पोज कर देता है ना अपने आप को, जो वो बह जाता है। कई बार राइटर को लगता है हम बड़ी बात भी बोल दें और हो जाए। तो वही है सर, मुझे लगता है। और उसमें बड़ी कमाल की बात भी कुछ लोग बोल देते हैं। जैसे राई साहब को जो मैं डायलॉग बताना चाह रहा था, उसमें किसी से ना कहना फिल्म में डायलॉग है अमोल पालेकर साहब का, और ये राही साहब ने लिखा है। और उसमें एक लाइन है, जैसे मैं असल चीज़ पेड़ का ऊंचा कद नहीं, असल चीज़ है पेड़ की गहरी जड़। और जवान बेटा पतंग की तरह होता है, ज़रा सी ढील दी तो सामने छत पे दिखाई देगा। डेविड का डायलॉग है उसमें। जवानी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में रखने वाली चीज़ नहीं होती, जो ये तो खर्चने के लिए होती है। अभी देखिए कितना सधी हुई बात, और कितने अच्छे से उन्होंने, इसमें कोई चीपनेस भी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जो बात वो कैरेक्टर कम्युनिकेट कर भी दे रहा है। उसमें एक बाप अपने बेटे को का उसका दोस्त उसको बोल रहा है, तो वो एक फाइन लाइन है। और वो ऐसे
अब आजकल के पिताजी लोग भी अलग तरीके हो गए, वैसे नहीं कम्युनिकेट करते थे ना। जैसे हम जाते थे बचपन में किसी के घर में, और हम लोग की मम्मी लोगों को तो डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं, वैसे घूर देती थी, हम लोग बिस्किट नहीं उठा पाते थे दूसरे के यहाँ। और आजकल हम लोग बोलते रह जाते हैं और बच्चा कुछ भी कर देता है सामने। अब समय बदल गया तो अब डायलॉग भी बदल जाएंगे उस तरीके के। बिल्कुल, जैसा गालिब ने कहा था ना कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। कोई तो फरिश्ता मेरे कान में कुछ कह रहा है, मैं अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कर रहा हूँ और मैं लिखता जा रहा हूँ। लेकिन इस लिखने में जो मैं समझता हूँ कि पिछले 10 या 12 सालों में सबसे बड़ा फ़र्क अपने मुल्क में हुआ है, वो ये हुआ है कि अब आप 2 घंटे, सवा 2 घंटे की फिल्म में कैद नहीं हैं, वो बंधन से आप आज़ाद हो गए, क्योंकि दौर आ गया OTT प्लेटफॉर्म का। और इस OTT प्लेटफॉर्म के एक प्रोडक्ट तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये OTT प्लेटफॉर्म के आने से जो राइटिंग में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि हॉलीवुड के एक स्क्रीन प्ले राइटर यहाँ इंडिया में आए हुए थे, तो उन्होंने जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो एक शख्स को बताया गया कि इन्होंने सैकड़ों स्क्रिप्ट लिखे हैं। तो उन्होंने पूछा आपके पास कितने आइलैंड्स हैं जो आपने ख़रीद लिए हैं, क्योंकि हॉलीवुड में अगर 100 फिल्मों की आपने स्क्रिप्ट लिख दी तो आपके पास 2-4 आइलैंड तो आराम से हो जाएंगे, आप इतने पैसे कमा लेंगे। यहाँ तो मुझे याद पड़ता है कि सलीम साहब एक बार बता रहे थे कि पहली बार स्क्रिप्ट राइटर का नाम उन लोगों ने जाकर, पहले तो ये फ्लक्स बोर्ड तो आता नहीं था ना, तो पोस्टर्स जो है लगाए जाते थे प्रिंट करके, तो उसमें राइटर का नाम होता नहीं था। उन्होंने रातों रात लोगों को लगा के राइटर का नाम लिखवाया, क्रेडिट नहीं आता था राइटर को, जैसे आज भी सिंगर की क्रेडिट नहीं आएगी फिल्म में। तो ये जो चीज़ें वहाँ से बदलनी शुरू हुई, तो OTT के आने के बाद राइटिंग एज अ आर्ट फॉर्म एंड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें क्या बदलाव देख रहे हैं भाई? दो बातें हैं। आपने सच कहा कि अब वो जो फिल्मों में एक वक्त की पाबंदी होती थी, 2.5 घंटा 3 घंटा बहुत से बहुत, वो ख़त्म हो गई है। अब आप लंबी कहानियाँ कह सकते हैं, अब आप नॉवेल्स कह सकते हैं, जो पहले आप नहीं कह पाते थे। लेकिन बाकी प्रिंसिपल्स में कोई, क्योंकि हम लोग यहाँ राइटिंग की ग्रामर की भी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं आया। ये उसी तरह है कि फुटबॉल जो है वो 90 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म ही हो जाएगा, कोई जीते हारे या वो ड्रॉ हो जाए। टेनिस जो है 3-3 दिन चल सकता है कभी कभी, और 3 दिन मैक्सिमम फाइनल चला है विंबलडन का, क्योंकि जब तक 5 सेट में और आखिरी सेट में अगर वो ड्यूस टाई ब्रेकर हो गया, तो जब तक उसमें 2 पॉइंट्स का अंतर नहीं आ जाएगा तब तक खेल चलता रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो लेकिन प्रिंसिपल नहीं बदल जाता ना, कि अब क्योंकि यहाँ लंबा हो गया तो इसलिए प्रिंसिपल टेनिस का बदल गया कि अब भैया ऐसा करो, टप्पा मार के देख लो कौन जीत गया। वो क्रिकेट की तरह नहीं होता जहाँ प्रिंसिपल बदल जाता है टाई ब्रेकर के बाद में। तो इसी तरह कहानी के प्रिंसिपल नहीं बदलते हैं। हाँ, कहानी की लेंथ ज़रूर बदल गई है, इतना सिर्फ बदल जाता है कि जहाँ पे उसका एक एपिसोड ख़त्म हो वो एक ऐसा हाई पॉइंट हो कि आदमी एक्सपेक्ट करे कि अगला है, और जहाँ सीज़न ख़त्म हो वहाँ 10 एपिसोड के बाद में आदमी एक्सपेक्ट करे कि अब अगला सीज़न कब आ रहा है। जैसे आपके सीरियल के साथ हो रहा है, पंचायत के साथ हो रहा है, या मेरे क्या नाम है जिसमें मैं कर रहा हूँ आजकल, महारानी के साथ में, कि आप वेट कर रहे हैं कि भाई 3rd सीज़न कब आए। जहाँ मैं जाता हूँ लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई 3rd सीज़न कब आ रहा है आपका। तो लेकिन प्रिंसिपल राइटिंग के नहीं बदलते हैं, कि वही उसी तरह से आपको थोड़ा कहना है, थोड़ा बचाना है, टेंशन क्रिएट रखना है। वो सारे प्रिंसिपल्स जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ संस्कृत नाटक लिखने के ज़माने से और वेस्ट में वेस्टर्न प्लेज और ग्रीक प्लेज लिखने के ज़माने से, वो सिद्धांत नहीं बदलते हैं। और सिद्धांत और नियमों में फ़र्क ही यही होता है। जैसे कुश्ती के कई फॉर्म्स होते हैं, कुश्ती का एक देसी कुश्ती का फॉर्म है, एक वेस्टर्न कुश्ती का फॉर्म है, एक किक बॉक्सिंग का फॉर्म है, एक बॉक्सिंग का फॉर्म है। तो उनके नियम बदलते रहते हैं कि भाई किक बॉक्सिंग में सिर्फ किक ही मार सकते हैं, बॉक्सिंग वाला हाथ नहीं मार सकते, और बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ मार सकते हैं, पैर नहीं मार सकते। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल देखें आप कुश्ती के, कि आपको बदन कैसे रखना है कि दूसरा आदमी आपको ढकेल ना सके, तो आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखेंगे, आप पैर फैला के रखेंगे, आप पैर ऐसे करके रखेंगे जिससे मुझे गिरा ना सको। तो ये प्रिंसिपल किसी कुश्ती में नहीं बदलेंगे, चाहे आप बॉक्सिंग लड़ रहे हो चाहे आप किक बॉक्सिंग लड़ रहे हो। तो वैसे ही वो प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग नहीं बदलते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग चाहे वो डायलॉग राइटिंग के हो चाहे स्टोरी के हो, वो वही रहते हैं जो बहुत पहले हमारे यहाँ भरत मुनि लिख गए हैं, या वेस्ट में एरिस्टोटल साहब लिख गए हैं जिनके बारे में, वो वही प्रिंसिपल्स रहते हैं, और उन्हीं पे हम लोगों को काम करना पड़ता है विली निली। वो प्रिंसिपल्स हमको चाहे आते हो या ना आते हो,
अक्सर लिखना मेरे जैसे और दिव्य के जैसे लोगों के साथ जो कि किसी फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गए हैं, मैं कम से कम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने का मुझे शरफ हासिल हुआ, वो वैसा ही है कि हिंदी हम और आप आम तौर से ठीक बोलते हैं। क्या किसी को हिंदी की ग्रामर आती है या हमने पहले ग्रामर सीखी थी? नहीं, हम हिंदी बोलते ठीक हैं क्योंकि हमने सुन सुन के तो ठीक बोलना शुरू कर दिया। वैसे लिखने में भी अक्सर सुन सुन के देख देख के हमने ठीक करना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल हमने बाद में सीखे। हिंदी ग्रामर थोड़ी बहुत अब हम कभी कभी पढ़ लेते हैं कि अच्छा भाई छंद कितने प्रकार के होते हैं और किस छंद में कितनी मात्रा होती है, जो कि उर्दू में बचपन से सिखाया जाता है आपको। तो वो हमें नहीं मालूम कि भाई गज़ल का क्या मीटर होता है और नज़म कैसे आज़ाद होती है। ये चीज़ें हमको पहले कोई नहीं सिखाता, हम शायद पहले कहना शुरू कर देते हैं, फिर करते करते तभी तो 11 साल का एक एहतशाम नाम का आदमी जो बाद में कैफी आज़मी बन जाता है, वो कुछ एक गज़ल एक कह लेता है ना, इसीलिए क्योंकि वो उसको कहीं उन प्रिंसिपल्स का इल्म है, भले उसको रूल्स का इल्म ना भी हो। इसको कहते हैं तबीयत का मौजू होना। अब इस गुफ्तगू के आखिरी पड़ाव में मैं सिर्फ दिव आपके लिए सवाल ये है और जो मुझे तशवीश भी होती, ऐसा क्यों है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग का स्टैंडर्ड हम हिंदी में देखते हैं या हिंदुस्तानी में देखते हैं, वो रीजनल चैनल्स में, रीजनल ड्रामा में हमें नज़र नहीं आता है। मैं एक भोजपुरी एक्टर को मिला तो मैंने उसको बोला कि ऐसा क्यों कि हर वक्त तुम पहिया, कभी गड़ासा, कभी हसुआ उठाए रहते हो, और ऐसा क्यों नहीं होता है कि कुछ तुम उससे आगे बढ़ जाओ। और उसने बोला देखिए उसूल ये है कि 12 गाने होंगे, 12 गुना 5, 60 मिनट उसमें हो गए, लड़ाई आधा घंटा निकाल दीजिए तो 1.5 घंटा तो निकल गया, 1 घंटे में मुझे फिल्म करनी है। फार्मूला मेरा यही है, 1 घंटे में मुझे फिल्म करनी है। तो ये जो इवोल्यूशन हम देख रहे हैं हिंदुस्तानी में, ये इवोल्यूशन रीजनल चैनल्स में, और बड़े रीजनल चैनल्स हैं, यूपी में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्यों नहीं हो रहा है? सर ये केवल भोजपुरी की दिक्कत है। ये जैसे ना, अगर आप आज की डेट में मलयालम सिनेमा देखिए, मुझे लगता है वो हिंदी से कई साल आगे हैं। मैं सही नंबर तो उसमें कर ही नहीं पाऊंगा। आप फहद फासिल का कोई भी सिनेमा, अभी एक मैंने जोजी करके एक फिल्म देखी थी, वो लोग इतना आगे हैं कि वो उन्होंने लीनियर फिल्म शूट की है पूरी, कि क्योंकि कैरेक्टर को उसमें आगे अपने पिताजी को मार ही देना है, तो कैसे वो आदमी बदलेगा वहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पे तो जैसे अब इसमें क्या गड़बड़ है, उसकी मल्टीपल वजह हो सकती हैं। मुझे एग्जैक्ट तो ये नहीं पता कि क्या वजह रही होगी कि गड़ासा उठा रहा है, कलम नहीं उठा ले रहा है। यहाँ अभी तक हम लोग हिंदुस्तान में कभी एक भी किसी राइटर की किसी कहानी में, बागबा का हटा दीजिए, तो किसी ऐसे किसी राइटर की कहानी पे, जैसे बाहर कई सारे बड़ा फैंसी दिखाते हैं ना, इसमें एक सर मैं पिछले वाले सवाल में एक चीज़ जोड़ के फिर इसका जवाब देना चाहता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, ये डर रहता है। क्योंकि कई बार आपको क्या होता है कि डायलॉग और शायरी, मुझे लगता है वो बिजली की तरह चमकती है और फिर आप ढूंढते रह जाते कहाँ गया, एक बार उजाला हुआ था सब। और फिर जैसे एक चीज़ जो वेब राइटिंग में हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में क्या हुआ, वेस्ट में एक बहुत बड़े राइटर हैं एरन सॉर्किन नाम के, उन्होंने वेस्ट विंग बनाया। अब वहाँ पे ना एक चीज़ देखा, और वेब सीरीज़ में देखेंगे जो 2 बहुत अच्छी सीरीज़ हैं, पाताल लोक और कोहरा, इसमें आप शो क्रिएटर में देखेंगे सुदीप शर्मा का नाम है, और सुदीप डायरेक्टर नहीं है उस शो के, वो शो रनर है। शो रनर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप देखिए वेस्ट में जो राइटर थे वो शो बना रहे थे। अगर वहाँ का बहुत बड़ा शो है ब्रेकिंग बैड, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। मतलब वो शेक्सपियर से कम नहीं लगती मुझे उसकी राइटिंग, विंस गिलिगन साहब ने जो किया है। वहाँ पे राइटर्स ने वो एक स्टेप आगे लिया और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम डायरेक्टर होगे, तुम एक्टर होगे। वहाँ पे ये एक परिवर्तन हिंदुस्तान में शुरू हुआ। इसलिए आप देखेंगे कहानियों का स्तर, जब आप राइटर को फ्रंट फुट पे लाएंगे ना, जब उसको ये डर नहीं है ना कि मैं प्रोजेक्ट से हट ना जाऊं। जैसे टीवी में क्या है कि 700 में क्यों नहीं कहानी आगे बढ़ती उसका, मैं तो सर टीवी में काम किया है इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि हर थर्सडे वहाँ रेटिंग आती है हर गुरुवार को। और ये हुआ कि अरे रेटिंग खराब आ गई, तो अब रेटिंग खराब आ गई तो जैसे एक वो कहानी है ना कि एक बार जंगल में आग लगी, तो एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद रहा था, तो उससे पूछा भाई क्या यहाँ आग लगी, तुम क्यों कूद रहे हो? तो उसने कहा नहीं, जब बाद में हिसाब होगा कि जब आग लगी तो तुमने क्या किया, तो मैंने सबसे ज्यादा पसीना बहाया कम से कम। तो क्या होता है कि वहाँ राइटर जो है कहते हैं अच्छा नहीं आ रही रेटिंग, हीरो बदल नहीं सकते, हीरोइन बदल नहीं सकते, डायरेक्टर वहाँ का लगभग नहीं बदल सकते, कहते चलो राइटर ही बदल देते हैं। अब अगला राइटर आया, उसको कोई हवा नहीं 200 एपिसोड में क्या हुआ था, तो वो अगला वो अपने तरीके से उस सुर को लेगा। और पुराने ज़माने में जो कहानियाँ सुनाने के लिए लोग आते थे, तो वो जो नहीं जो किस्सा गो आते थे, वो पूछा राजा को नींद नहीं आती कहानी सुनाओ, तो 700-800 दिन बाद जब वो लौटा, कहते कहाँ तक पहुँची कहानी, कहते भी वो अभी लड़ने के लिए बाहर नहीं निकले हैं, वो महल में ही है
तो वैसे ही वो टीवी का वो चल रहा है। जो ये सवाल था सर आपका, मैं इतना घुमा फिरा के वो बोल रहा हूँ। ये एक चीज़ तो मैं बता ही सकता हूँ कि अच्छे डायलॉग ऐसे नहीं लिख सकते आप जब इतना घुमाएंगे फिराएंगे आप। तो ये सर मैं सवाल ही देखिए मेरे दिमाग में यही होता है इधर उधर करने में। नहीं, वो सवाल अभी आ जाएगा। हाँ। दरअसल अब क्या है कि हम लोग जिस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, और उसमें ये है कि हम जाते जाते 2 सवाल ऑडियंस से लेंगे और फिर कंक्लूजन में मैं ये बात कह के एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यूपी बोर्ड में एक और सिद्धांत था जो हम लोगों ने सीखा था कि अगर 5वें सवाल का जवाब आपको ना आता हो तो उसको छोड़िए मत, उसमें आंसर नंबर 5 लिखिए, और जो जवाब आपको, मतलब बकरी के बारे में पूछा गया था उसमें भैंस के बारे में लिखिए, लेकिन लिख के आइए। तो उससे क्या होता था कि अगर नहीं, उससे अक्सर एग्जामिनर भी आप ही की तरह होता था, उसका भी पढ़ाई में कौन सा ध्यान लगता था, अच्छा इसने 5 किए, काफी लिखे 3-4 पेज लिखे, नंबर दे दो इसको। तो ये यूपी बोर्ड के कुछ सिद्धांत थे जो हमने बचपन में सीखे थे। तो वैसे ही एक आंसर मैं देना चाहता हूँ बिना सवाल पूछे हुए, जो सवाल आपने नहीं पूछा ये, और वो बड़ा खास है क्योंकि हम यहाँ लखनऊ में बैठे हैं, अवध में बैठे हैं, और हम लोग डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं। एक सवाल आप सबके दिमाग में शायद आता होगा कि दुनिया में कहीं किसी सिनेमा में, ऑस्कर में ऐसा नहीं होता कि राइटिंग का, स्क्रीन प्ले का अवार्ड अलग हो और डायलॉग का अवार्ड अलग हो। तो हिंदुस्तान में ही ऐसा क्यों है कि एक डायलॉग राइटर अलग होता है? सलीम जावेद की जोड़ी में भी सलीम अगर आर्किटेक्चर पे ज़्यादा काम करते हैं तो डायलॉग साहब पे, डेकोरेशन पे और डायलॉग पे जावेद साहब ज़्यादा काम करते थे। ये अंदर की बात है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो ऐसा क्यों है कि एक डायलॉग राइटर की अलग ज़रूरत है पड़ी इस देश में, और उसकी ज़रूरत ये, और इसीलिए मैं अवध में बैठ के इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जब सिनेमा हिंदुस्तान में आया साइलेंट ज़माने में, तो कोस्टल एरियाज़ में आया, जहाँ जहाज़ से टेक्नोलॉजी का और टेक्नीशियंस का और उस नए ज्ञान का आना आसान था। तो बम्बई में आया सबसे पहले, मद्रास में आया, कलकत्ते में आया, बाकी कहीं नहीं आया। ये जो बड़े सेंटर्स थे अंग्रेज़ों की, यहीं आया। इनलैंड सिनेमा नहीं आया। एक सेट स्टूडियो लखनऊ में बनेगा बहुत 36-37 में कभी जाके शुरुआत में, लेकिन वो साइलेंट सिनेमा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि किस जबान में बोलना है। जब सन 31 में पहली टॉकी बनी और आदेशर ईरानी साहब ने वो अपनी टॉकी बनाई पहली, तो अब सवाल ये था कि किस जबान में बनाऊं मैं। आदेशर ईरानी साहब को 2.5 जबानें आती थी, उनको गुजराती बहुत अच्छी आती थी, उनको फारसी आती थी, क्योंकि उनके बनाए हुए सिनेमास अभी भी ईरान में, तेहरान में मौजूद हैं, आदेशर ईरानी साहब के। उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी, लेकिन फिल्म किस जबान में बनाए? तो तब एक अच्छे व्यापारी की तरह उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी उस जमाने में, और उस 40 करोड़ में से 10 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की हिंदुस्तानी बोलते या समझते थे। तो अब उन्होंने सडनली कहा कि हमें हिंदुस्तानी में बनानी है फिल्म, ये अपनी पहली। अब हिंदुस्तानी जबान बोलने वाले कहाँ से लाए जाएं, क्योंकि बंबई में हिंदुस्तानी जबान बोलने वाले लोग फिल्म इंडस्ट्री में 0 थे। अब ये हुआ कि भैया लिखने वाले डायलॉग कंपनी थिएटर में मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर अवध से आते हैं। और इस तरह से जो पहली फिल्म जो थी जिसके डायलॉग लिखे गए, वो बनारस के भगवती प्रसाद मिश्रा जी थे, जिन्होंने पहली फिल्म के आलमारा के डायलॉग्स लिखने के लिए उनको बुलाया गया। वो एक कंपनी थिएटर में काम करते थे। तो ये डायलॉग के सेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत अवध से होती है। उसके बाद में दूसरी एक फिल्म बहुत बड़ी बनी, जो कि अवध क्या ऐसी लखनऊ से गई पूरी स्क्रिप्ट और डायलॉग सब कुछ, जिसका नाम था अमानत साहब की इंदर सभा। इंदर सभा जब अमानत साहब ने लिखी थी वाजिद अली शाह साहब के ज़माने में, तो उसमें 66 गाने थे और कई दिनों तक दिखाई जाती थी। लेकिन जब उसका फिल्म वर्जन बना कि यार गाने ही तो लोग सुनने आएंगे, जब म्यूजिकल आ गया हिंदुस्तान में और कुछ सुनाई देने लगा कान में, तो सन 32 में जब वो फिल्म आती है इंदर सभा, तो उसमें 66 की जगह 72 गाने हो जाते हैं। लेकिन बाकी सारा डायलॉग, सारी राइटिंग और पूरी जो फिल्म जो थी वो पूरी मीटर में थी लिखी हुई, क्योंकि सारी की सारी इंदर सभा ही मीटर में लिखी हुई थी। तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटर भी अवध से और इसी लखनऊ से पैदा होता है। और उसके बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि चाहे वो बेताब साहब हों बनारस के, या और राइटर्स हों यूपी के, और बनारस का ही एक आदमी जिसको लोग अक्सर बनारस का नहीं जानते हैं, जिसका नाम था आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बनारस, डाइड इन बॉम्बे।
उस आदमी के डायलॉग्स भी बहुत उम्दा थे, और उस आदमी ने जिस तरह से डायलॉग्स लिखे अपने, और पहली फिल्में जो इनिशियल जो थी हमारे महबूब साहब की रोटी, औरत, वो सब भी लिखने वाले यूपी के, बनारस के ही राइटर थे, जिनसे बहुत प्रभावित हुए, और जिनके बाद की मदर इंडिया के और सन ऑफ इंडिया के भी पहले डायलॉग ड्राफ्ट जो थे वो लिखवाए थे। उनकी डेथ हो गई बाद में सिंह साहब की, लेकिन वो भी लिखवाए गए। तो यूपी का बड़ा भारी और अवध का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी भी आपने राही मासूम रजा साहब के डायलॉग सुनाया, वो भी आफ्टर ऑल आधा गांव अवध में ही बसा हुआ है। तो ये हमें बड़ी फख्र की बात है हम सब लोगों के लिए। दिल तो चाह रहा था कि इस गुफ्तगू को हम लोग और आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त की कमी भी है और अगला प्रोग्राम भी है। तो बुनियादी तौर से जो गुफ्तगू यहाँ हुई है उसको एक मिनट में मैं ऐसे समअप कर सकता हूँ कि किसी भी राइटर के लिए एक तो इमेजिनेशन होना, एक्सपोजर होना, और उसको सच्चा होना, जो बात वो फील करता है लफ्ज़ों में उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकता है, और उसको लफ्ज़ों पे कमांड होना, सिचुएशन पे कमांड होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग ये कर सके वही कामयाब हुए, उन्हीं को हम याद करते हैं। आज जितने नाम यहाँ लिए गए ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई इन चीज़ों को बढ़ाने में, इनको नशोनुमा देने में बड़ा काम किया है। मैं दोनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गुफ्तगू को हम मुलतवी करते हैं, फिर कभी और गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत खालिद साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।